हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 7 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने किस देश में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच का आह्वान किया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया में रासायनिक हथियारों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी जांच का आह्वान किया है। तो देखिए, हथियार तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, लेकिन इनमें से जो रासायनिक हथियार होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और मतलब कि रासायनिक हथियार बाकी हथियारों की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इससे अधिक जान और माल की हानि होती है और इनकी मारक क्षमता ये काफ़ी अधिक होती है, इसलिए ये महाविनाशकारी हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। और रासायनिक हथियारों को केमिकल वेपन भी कहा जाता है और इन हथियारों को गैस और तरल, मतलब कि गैस या तरल किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनके फैलने की गति बहुत ही तेज़ होती है, इसलिए ये कुछ ही मिनटों में हज़ारों लोगों की जान ले सकते हैं। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि रासायनिक हथियारों का जो भंडार है ये पृथ्वी पर ज़िंदगी को कई बार ख़त्म भी कर सकता है। तो जब भी रासायनिक हमला या केमिकल अटैक होता है तो जहरीले तरल या गैस के पदार्थों को जानबूझकर एनवायरनमेंट में यानी कि पर्यावरण में छोड़ा जाता है, जिससे पर्यावरण में गैस होने के कारण जहर बन जाता है और मूल रूप से रासायनिक हथियारों में ऐसे रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाता है जैसे कि विषैले गैस, ऑक्सिन, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, सरीन, ये सब खतरनाक की कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल ये भी बनता है कि इसका शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी इन पदार्थों को पर्यावरण में छोड़ा जाता है तो हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आँखों से पानी आना, दम घुटना, सांस लेने में तकलीफ और अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब सवाल ये भी बनता है कि रासायनिक हथियारों का पहली बार उपयोग कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका पहली बार उपयोग किया गया था, जिसमें क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। अब सवाल ये आता है कि अब ये चर्चे में क्यों है और इसका सीरिया से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, कुछ समय पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार सीरिया में 2017 में 3 बार इसका इस्तेमाल किया गया है रासायनिक हथियारों का। और हाल ही की घटना यदि हम देखें तो सीरिया का एक शहर है जिसका नाम है अलेप्पो शहर। इस शहर में एक ध्वस्त इमारत देखने को मिली है, जिससे ये माना जा रहा है कि इस इलाके में रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ है। तो इसी मामले में जो अपना देश है भारत, इसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इस बारे में जांच करने की बात कही है और ये सीरिया के लोगों के हित के लिए भी है और संपूर्ण मानव जाति के लिए भी हित की बात है। इसी के लिए संज्ञान लेने की बात कही गई है भारत के द्वारा। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को एक संगठन याद रखना है, एक संस्था है जो कि इस तरह की गतिविधियों की निगरानी रखती है कि कोई भी देश इस तरह के वेपन का इस्तेमाल न करे। इस संस्था का नाम है OPCW। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित एक संस्था है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है हेग में, हेग नीदरलैंड में। इसकी मेंबर कंट्री हैं 193। तो अब यदि हम बात करें सीरिया की, इसकी कैपिटल है दमस्कस। हालांकि सीरिया के आसपास की जो लोकेशन है मैंने आप लोगों को कल ही डिटेल में बताई थी जब मैंने आप लोगों को इजराइल के बारे में बताया था कि यहाँ है गोलन हाइट्स, जिसका विवाद इजराइल और सीरिया के बीच चलता है। फिर यहाँ से बहती हुई आती है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के वेस्ट में ये जो बस्तियाँ बसी है जिसके कारण इसे वेस्ट बैंक नाम दिया गया है। जॉर्डन रिवर जो कि आकर के मृत सागर यानी कि डेड सी में आकर के मिल जाती है। हाल ही में किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो हाल ही में LNG को लेकर के ये समझौता किया गया है कतर और
पाकिस्तान के बीच, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब वैसे समझौते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये समझौता क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये सबसे कम दाम में हुआ समझौता है, जो कि हुआ है कतर और पाकिस्तान के बीच। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, देख सकते हैं आप। और पाकिस्तान और कतर के बीच इस नए समझौते से पाकिस्तान के लिए अगले 10 सालों में लगभग $3 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आप लोगों ने एक और सुना होगा LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, सिंपल सा मतलब है। यदि हम बात करें LPG की ही, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं, तो ये किसका मिश्रण है? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का, जिसमें कि ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला है? C4H10, प्रोपेन का C3H8 और एथेन का C2H6। इसका ये मिश्रण है। और सिलेंडर में, मतलब कि जिससे हम खाना बनाते हैं, तो उस गैस सिलेंडर में ये लिक्विड के फॉर्म में भरी हुई होती है, मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। अब सिलेंडर से जब ये बाहर निकलती है तो गैस के रूप में निकलती है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ऑटोमेटिकली इसका जो प्रेशर है ये लो हो जाता है। अब यदि हम बात करें LNG की, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो ये जो गैस है, नेचुरल गैस कहने का मतलब है कि मेथेन, नेचुरल गैस है मेथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो इस गैस को कंप्रेस किया जाएगा और कंप्रेस करके इसे टैंकों में भरा जाएगा। देखिए, कंप्रेस करने से ये जगह भी कम घेरती हैं और इसे कंप्रेस करके इन बड़े टैंकों में भर करके किसे सप्लाई किया जाएगा? पाकिस्तान को। और अभी तक इस फील्ड में, मतलब कि इस तरलीकृत प्राकृतिक गैस के फील्ड में किया गया ये सबसे कम दाम का समझौता है। यही समझौता किया गया है पाकिस्तान और कतर के बीच। यदि हम बात करें पाकिस्तान की, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। और इस समझौते का महत्व भी आप देख सकते हैं, मैंने बता ही दिया है। अगले 10 साल में पाकिस्तान को $3 बिलियन की बचत होगी। और ये जो गैस है CNG, ये एक प्राकृतिक गैस है जो कि मुख्य रूप से एथेन यानी कि C2H6 के मिश्रण के साथ मेथेन के साथ बनी है। और इस प्राकृतिक गैस को सुरक्षित रूप से स्टोर और परिवहन करने के लिए इसे तरल रूप में यानी कि लिक्विड रूप में परिवर्तित करने के लिए ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ये कहाँ बनेगा? तो ये जो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य है जो कि बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए, प्लेटिपस जो कि एक जीव है, मतलब कि इसका मुंह आप देख सकते हैं, ये बतख जैसा दिख रहा है। ये बतख के मुंह का एक जीव है जो कि विलुप्त होने की कगार में है, जो IUCN है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा इसे किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इसे निकट संकटग्रस्त की स्थिति में रखा गया है। और मतलब कि ये जो जीव है ये विलुप्त होने की कैटेगरी में आ चुका है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए, इनके प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए ये जो पहला प्लेटिपस अभयारण्य है जो कि बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ये है तस्मानिया। इन दोनों के ही बीच में ये जो आपको दिख रही है ये है बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेटेड दो प्रमुख खदानें हैं, कलगुरली और कुलगाडी, जो कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं। आप लोगों ने एक और खदान का नाम सुना होगा जिसका नाम है अर्गल खदान, जो कि अभी चर्चे में रही है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान है। ये चर्चे में रही और ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेटेड है। हाल ही में कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश ये कौन बना है? तो कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला ये जो पहला अफ्रीकी देश है ये बन गया है जिम्बाब्वे। तो देखिए, भारत में दो वैक्सीन पर काम हो रहा है। एक तो है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, जिसे कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। अब देखिए, जो भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये अभी तक केवल एक ही देश में भेजी गई थी, जबकि जो सीरम इंस्टीट्यूट की
कोविशील्ड है ये 37 से अधिक देशों में भेजी जा चुकी है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही हरियाणा के एक मंत्री थे, शायद ये वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अनिल विज इनका नाम है। जब इन वैक्सीनों का ट्रायल चल रहा था तब इन पर जब भारत बायोटेक लगाई गई थी तब खबर आने लगी कि इससे उनकी हालत और ख़राब होने लगी है। मतलब कि लोगों में ये भ्रांति फैलने लगी कि ये जो वैक्सीन है भारत बायोटेक की ये ख़राब है, जिसके कारण हालांकि ये सब भ्रांति विदेशों के द्वारा फैलाई जा रही थी ताकि भारत में डेवलप की गई इस वैक्सीन का इस्तेमाल भारत के लोग ना करें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत बायोटेक ये भी भारतीय है, सीरम इंस्टीट्यूट ये भी भारतीय है, तो इस वैक्सीन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड है इसे क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत बायोटेक ये तो पूरी तरह से भारतीय है, मतलब कि ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से भारत में ही बनाई गई है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसे किसके द्वारा बनाया गया है, इसे डेवलप तो किया गया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, लेकिन भारत में इसका उत्पादन कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट जो कि स्थित है पुणे में। और यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी वैक्सीन लगवाई गई है, और इन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, भारत बायोटेक की ही कोवैक्सीन, क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय है। तो अभी तक जो बाकी देश हैं ये भारत बायोटेक की जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये वैक्सीन लगवा ली तो लोगों में क्या मैसेज जाने लगा कि हाँ ये वैक्सीन सेफ है, जिसके कारण अब इस वैक्सीन का भी सप्लाई बढ़ने लगा है। तो यही है कि कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है जिम्बाब्वे। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है जिम्बाब्वे की लोकेशन, इसकी कैपिटल है हरारे। अच्छा, जिम्बाब्वे के बगल में ही कुछ यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है जाम्बिया। ध्यान दीजिएगा जाम्बिया अलग है और जिम्बाब्वे अलग है। तो जाम्बिया से मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ। देखिए पश्चिमी जाम्बिया से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी रिवर, जो कि बहती हुई कहाँ आकर के गिर जाती है, इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में। और इसी जाम्बिया नदी पर प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात है। साथ ही आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आप लोगों ने एक बांध का नाम सुना होगा जिसका नाम है करीबा बांध, जो कि साउथ अफ्रीका में इसी नदी पर बनाया गया है, जाम्बेजी रिवर पर, जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करती है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक सवाल का जवाब भी चाहिए। आप लोगों को वीडियो में क्या कमी लग रही है कि वीडियो में कितनी भी मेहनत कर ली जाए, ना तो आप लोग लाइक करते ना ही शेयर करते हैं। मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि किसी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। लगभग A to Z चीज़ें उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कवर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब भी आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करते ना शेयर करते। तो इसका क्या रीज़न है ये बता दीजिए ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और रही बात कि वीडियो में ज़्यादा ऐड आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐड में तो मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें ये भी मालूम है कि मैं इस चैनल में केवल एज अ एम्प्लॉय, एज अ टीचर काम कर रही हूँ। चैनल तो मेरा है नहीं, यदि मेरा होता तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री कर देती। तो फ्री में ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसकी वैल्यू कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर किया करिए। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। कृषि जनगणना कहने का मतलब है कि फसल की पद्धति, सिंचाई की स्थिति, जोत आदि की बुनियादी विशेषताओं के बारे में ये जनगणना की जाती है, जिसे आप कहते हैं कृषि जनगणना। और यही कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की गई है गुजरात के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है गुजरात की लोकेशन, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह जी का। ये जो आप देख रहे हैं अहमदाबाद, जहां विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये ओपन किया गया है। यदि हम बात करें सुरेंद्र नगर की, तो इसी सुरेंद्र नगर में KVIC यानी कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा पहला, मतलब कि भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें भावनगर की, इसी भावनगर में विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें जूनागढ़ की, तो इसी जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ी में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। और क्या आप देख सकते हैं, तो ये है सूरत। सूरत ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये है महिसागर, जहाँ इसी महिसागर जिले में
भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर इंटरनेशनल गेम्स में कौन टॉप पर रहा? तो खेलो इंडिया विंटर इंटरनेशनल गेम्स जिसका ये दूसरा एडिशन रहा, जिसमें टॉप पर रहा है जम्मू कश्मीर। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। इनका नाम है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में ही गुलमर्ग स्थित है, जहां भारत का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया गया है। हाल ही में जारी किए गए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें टॉप पर रहा है MIT। MIT कहने का मतलब है कि मैसूलेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर रही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये तो है टॉप 3। मैं आप लोगों को बता दूं, इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत की तरफ से कोई भी इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। वैसे भारत की तरफ से इसमें टॉप पर है IIT बॉम्बे, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 172। हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटा करके कितना कर दिया है? तो फ्रीडम हाउस जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा ये जो फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, इसमें भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटा करके कर दिया गया है 67। मतलब कि इसने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसमें इसने ये कहा है कि भारत पहले मुक्त देश था, लेकिन अब आंशिक रूप से मुक्त है। और इसने भारत को 100 में से 67 नंबर दिए हैं, जबकि पिछले साल भारत इसमें मतलब कि भारत को 71 नंबर मिले थे, इस बार है 67। इस रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो इसमें भारत को बहुत ही नकारात्मक स्थिति में दिखाया गया है। इसमें पत्रकारों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि भारत में पत्रकारों की स्थिति है जो ये सही नहीं है, और मुसलमानों को भी भारत में निशाना बनाया जाता है, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। क्योंकि यदि आप लोगों को याद होगा तो लास्ट ईयर इसी समय जब भारत में कोरोना अपने पैर पसार रहा था, तो उस समय काफ़ी सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, इन्होंने तबलीगी जमात को कवर किया था। मतलब कि भारत में जो कोरोना फैल रहा है, ये तबलीगी जमात का इसमें हाथ है, ऐसा कई न्यूज़ चैनल के द्वारा कवर किया जा रहा था। तो यही कहा गया है इस रिपोर्ट में कि यहाँ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में कॉलेज में पढ़ने वाले मतलब कि जो एकेडमिक्स हैं, उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता। अब आप ही लोग सोचिए कि जब JNU में ऐसे नारे लगाए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे नहीं पता कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। यदि आपको सरकार के साथ कोई भी नाराज़गी है या कितनी भी दिक्कतें हैं, आप कुछ भी करिए। आपको काफ़ी सारे आर्टिकल के साथ धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये सारी स्थिति होना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सारी रिपोर्ट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ये जो फ्रीडम हाउस है, इसने इन सभी बातों को कवर किया है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि भारत में जो स्वतंत्रता है ये कम हो रही है। आप लोगों की क्या राय है ये आप जानेंगे। मैं यहाँ केवल इनकी रिपोर्ट आप लोगों के सामने पढ़ के बता रही हूँ। तो इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है, मतलब कि भारत को 100 में से 67 नंबर मिले हैं। इसमें सबसे खराब स्थिति किसकी है? सीरिया और तिब्बत की। सीरिया और तिब्बत को 100 में से 1 नंबर मिला है। सबसे अच्छी रैंकिंग बताई गई है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड की, जिन्हें 100 में से 100 रैंक मिले हैं, मतलब कि 100 में से 100 नंबर मिले हैं। हाल ही में भारत ने किस दिन को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में जो विदेश मंत्रालय है, इसने 4 मार्च को दिल्ली में जो मैरीटाइम इंडिया समिट यानी कि समुद्री भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें ये घोषणा की गई कि 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, चाबहार क्या है? एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि हाल ही में चर्चे में रहा चाबहार पोर्ट ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये ईरान के पास स्थित है, और मतलब कि ये ओमान की खाड़ी कुछ यहाँ स्थित है। तो ओमान की खाड़ी में और दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित ये पोर्ट है, जिससे कि भारत के द्वारा मिडिल ईस्ट एशिया में जाने का रास्ता खुलता है। यही है चाबहार पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मैगजीन के कवर पेज पर
किसान आंदोलनों में शामिल महिलाओं को जगह मिली है? तो हाल ही में जो टाइम मैगज़ीन है, जो कि एक अमेरिकी न्यूज़ मैगज़ीन है, इसके द्वारा इसके मैगज़ीन के कवर पेज में किसान आंदोलनों में जिन महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि 3 कृषि कानून के विरोध में जिन महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था, उन्हें इस टाइम मैगज़ीन के द्वारा इनके कवर पेज में जगह मिली है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था मैरी कॉम। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।